हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग को दो कलर्स में दिख रहा होगा, वर्ड को डिवाइड किया गया है, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट रिलेटेड टर्म्स। थर्मो मीन्स हीट रिलेटेड टर्म्स। डायनामिक मीन्स मोशन रिलेटेड टर्म्स। मतलब हमारे को हीट के मोशंस के बारे में पढ़ना है। हीट और मोशन। थर्मो मीन्स हीट रिलेटेड टर्म्स और डायनामिक मीन्स मोशन रिलेटेड टर्म्स। तो जैसे कि आपको ये टर्म्स दिख रहे हैं, हमने ये दो टर्म्स से रिलेटेड पढ़ना है। अब हीट और मोशन वर्ड जो है, इनको अगर आगे में कैटेगरी में डिवाइड किया तो क्या हो सकता है। जैसे आपको ये दिख रहा है हीट, मोशन। अब आप सभी को पता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर मोशन हुआ मतलब वहां पे वर्क हुआ, और वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी पता है। जैसे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आपको बताया मैंने। तो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हमें हीट और वर्क के मोशन के बारे में, या इनके आपस में इंटर कन्वर्जन के बारे में, हीट से वर्क में या वर्क से हीट में या हीट से कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है, उसको बोला जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे वर्ड बोला है हीट एंड टेम्परेचर, मतलब हीट वाला टर्म आ गया। एंड एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हीट को अगर कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं या दूसरे फॉर्म से किसी में हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस टाइप की स्टडी को बोला जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन। अब ये तो हो गया फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें देखना है, सबसे पहला टॉपिक ये लेसन का, वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड बता रहा है, इक्विलिब्रियम मीन्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम मीन्स कांस्टेंट। थर्मल मीन्स हीट रिलेटेड टर्म्स या उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में जनरली दो टाइप की डेफिनेशंस को डिवाइड किया जाता है, और आप लोग को हमेशा एक ही बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों पढ़ना है। ये जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है वो कोई बताता नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई एक ही ऑब्जेक्ट है और मैंने बोला कि उसको कि ये ऑब्जेक्ट ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम, इसके नंबर ऑफ मोल्स, ये सब चीजें टाइम के साथ कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और ये सब प्रॉपर्टीज को बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मतलब अगर टाइम के साथ ये सब चीजें कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, जितनी दी है, सपोज करके यहाँ पे 2 पास्कल्स दिया है, ठीक है, और ये टेम्परेचर 270 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है कुछ 50 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स 5 दिए हुए हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और अगर आपको बोला है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब मैं 5 मिनट बाद देखूं, 10 मिनट बाद देखूं, कितने ही टाइम के बाद देखूं, इसका इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगा। यह है थर्मल इक्विलिब्रियम की एक्चुअल डेफिनेशन एक ऑब्जेक्ट के बारे में। लेकिन आप लोग को जो सिखाया जाता है और बताया जाता है वो है दो ऑब्जेक्ट के बारे में, कि दो ऑब्जेक्ट आ गए तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, अगर इनको मैंने थर्मल कांटेक्ट में लाया, थर्मल कांटेक्ट में मतलब एक साथ रख दिया, ये ऑब्जेक्ट ए था, ये बी था, इनको थर्मल कांटेक्ट में ला दिया, एक बॉडी हॉट थी, दूसरी बॉडी कोल्ड है, तो क्या होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी हॉट से कोल्ड की तरफ। और कब तक के ट्रांसफर होगी, जब तक के दोनों का टेम्परेचर
जब तक के दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए और उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज इक्वल ना हो जाए। तो जब दोनों का इक्वल हो गया तो क्या बोलेंगे कि वो कैसा है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। देखिए, आप उसकी डेफिनेशन रीड कर सकते हो। टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट with each other are in thermal equilibrium if they do not transfer heat। हॉट वाला ऑब्जेक्ट कोल्ड वाले को अपनी हीट देते जाएगा जब तक कि इक्वल ना हो जाए। जैसे अगर कोई एक कप है, उसके अंदर टी है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरा कप है उसके अंदर वाटर है 20 डिग्री पे, दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये दोनों को मिक्स किया या दोनों को कांटेक्ट में लाके रख दिया, इस टाइप में पास में लाया और रख दिया। तो इसका टेम्परेचर कम होगा टी का, धीरे धीरे चाय ठंडी होती जाएगी और पानी गर्म होता है। कब तक के, जब तक के दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो ये दूसरी डेफिनेशन है किसकी, थर्मल इक्विलिब्रियम की। अब इसी को हम लोग एक बार डायग्राम के साथ भी और अच्छे से देख लेते हैं कैसे क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट को रेड ले लिया है, कोल्ड ऑब्जेक्ट को ब्लू ले लिया है, दोनों को कांटेक्ट में लाया, एक साथ रख दिया। ये कांटेक्ट में आने के बाद हीट फ्लो होना चालू हुई, हीट फ्लो होगी हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और क्या होगा बाद में, दोनों का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, सेम। फिर वो समय के हिसाब से सेम ही रहेगा, चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम का टॉपिक हुआ। अब थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ लिए, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर ही एक लॉ बनाया गया है, और वो लॉ है जीरोथ लॉ। एक्चुअल में जीरोथ लॉ का नाम जीरो इसलिए रखा गया है क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद बना है, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद बना है। लेकिन ये इतनी बेसिक प्रॉपर्टी बताता है कि वो फर्स्ट वाले से लॉ से भी एकदम बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा है, इसलिए उसका नाम जीरोथ लॉ रख दिया गया। अब जीरोथ लॉ एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मैं वर्ड बोल रहा हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ बताएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम आपको पता है, टेम्परेचर इक्वल होगा तब तक की हीट फ्लो होगी। तो जीरोथ लॉ ने क्या बताया, अब वो देखते हैं। जीरोथ लॉ ये बोलता है कि अगर दो बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी, अगर बॉडी ए बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब इसके साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, और बॉडी बी भी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा कि ये आपस में भी कैसे हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। सीधा सिंपल सा मैथ्स का इक्वेशन ही है। अगर A इज इक्वल्स टू सी है, दूसरा इक्वेशन B इज इक्वल्स टू सी है। अब देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू B। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ये जीरोथ लॉ है। रीड करेंगे देखेंगे, इफ टू ऑब्जेक्ट्स, if two systems, objects बोलो systems बोलो, are in thermal equilibrium with a third system, दो थर्ड वाले के साथ इक्वल थे तो वो आपस में भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो उसको बोला गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कन्वर्जन फैक्टर। अब वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है वो भी देखने से पहले इसी को डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, ये डायग्राम के साथ आपको बताएगा, जैसे सिस्टम ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, सिस्टम बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और सी और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी भी आपस में कैसे हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ये देखिए उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब हमें लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है यहाँ पे, कन्वर्जन, जो कि आप लोग ने 9th-10th में पढ़े हुए हैं, और वो आता है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स। कौन कौन से कन्वर्जन हो सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। फर्स्ट क्या है, सेल्सियस को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है, अगर कोई 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर सिंपली 273 ऐड कर दूंगा, तो मुझे केल्विन में आंसर मिल जाएगा। ये 300 केल्विन आंसर आ गया। मतलब हमें क्या करना है, टेम्परेचर और सेल्सियस के अंदर कितना ऐड करना है, 273 को ऐड करना है।
तो कितना मिलेगा 300 केल्विन, या जो भी है टेम्परेचर इन केल्विन मिलेगा। देखिए उसका फॉर्मूला यहाँ पे के लिख सकते हो केल्विन के लिए, ठीक। वैसे ही फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन, अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे 9/5 टाइम्स ऑफ सेंटीग्रेड स्केल्स। जैसे अगर मेरे को 27 डिग्री है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कितना हो सकता है, क्या हो सकता है वो चेक करते हैं। तो 27 इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक। 5 से डिवाइड कर लेंगे 5.4, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 पॉइंट समथिंग आएगा प्लस 32 मीन्स वो हो गया 80 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया आपका फ़ारेनहाइट में। तो हमें ये कन्वर्जन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, ये काफ़ी काम में आएंगे, जिसमें से फर्स्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे लेसन भर में यही काम में आने वाला है। आप इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपली 273 को ऐड करना है। सपोज एक और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 37 प्लस 273 कितना हो जाएगा 310 डिग्री, सॉरी 310 केल्विन। वैसे ही अगर 127 दिया है डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 127 प्लस 273 कितना हो जाएगा 400 केल्विन। इसी का उल्टा भी दे सकते हैं, अगर केल्विन में आंसर दिया है 500 केल्विन आंसर दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ लिया, तो क्या करेंगे इसको इधर लेके चले जाएंगे, मीन्स माइनस करना पड़ेगा, माइनस 273 कर दिया, आंसर 227 केल्विन, सॉरी सेंटीग्रेड। केल्विन से अगर सेंटीग्रेड में जाना है तो माइनस कर दो, सीधी सिंपल सी बात है। तो ये सभी टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्ड जीरोथ लॉ और फोर्थ कन्वर्जन। होप आप सभी को अंडरस्टैंड हुआ हो। एक बार फिर से आप लोग थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन रीड कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए।